गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश के बारे में। हम उसमें नाउन को डिस्कस कर चुके थे। अब देखो, नाउन के आगे जो दूसरा आता है वो है प्रोनाउन। सेकंड कंपोनेंट क्या है? प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, इसमें अपन को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अपन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार की होती है। लेकिन फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, कि वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पे काम में ले सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर दोस्तों, कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पे हम काम में ले सकते हैं वो क्या कहलाता है? अपना सर्वनाम कहलाता है। क्लियर दोस्तों। अब देखो, जहां जहां नाउन का यूज हो सकता है वहां प्रोनाउन का यूज भी हो सकता है। कि जहां पे नाउन का यूज हो सकता है वहां प्रोनाउन का यूज हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे राम इज ए बॉय। राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, देखो, राम इज ए बॉय, राम प्लेज क्रिकेट। अब राम को बार बार रिपीट करें तो थोड़ा अजीब सा लगता है। इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? देखो, इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? ही प्लेज क्रिकेट। ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? अपना ये प्रोनाउन हो गया। हम नाउन में पढ़ चुके हैं कि जहां पे नाउन का यूज हो सकता है वहां किसका यूज हो सकता है? प्रोनाउन का यूज हो सकता है। अब देखो, एक अलग बात मैं बताता हूं आपको। क्या प्रोनाउन का प्लूरल बन सकता है? बताओ, बन सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउन का प्लूरल भी बन सकता है। जैसे आई का प्लूरल क्या होता है? वी। यू का प्लूरल क्या होता है? यू। और ही सी का क्या होता है? दे। ठीक है दोस्तों, कि इनका प्लूरल भी होता है। और दूसरी खास बात, क्या प्रोनाउन के एस लग सकता है? एस लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है? देखो, बन सकता है। बताता हूं आपको उदाहरण के द्वारा। देखिए दोस्तों, आई ये देखो दोस्तों, ये क्या है? पहले तो वंस है क्या? आई डू नॉट लाइक रेड पेन्स, आई लाइक ब्लू वंस। अब देखो, रेड पेन्स, रेड यहाँ क्या आ गया कि मुझे लाल पेन पसंद नहीं है, मुझे तो नीले वाले पसंद है। ये वंस किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है। इस नाउन के स्थान पे इसका यूज हो रहा है, तो ये अपना प्रोनाउन हो गया। और ये प्लूरल सेंस में है तो इसलिए क्या हो गया? वंस हो गया। क्लियर दोस्तों। अब आपको सारी समस्या नहीं होगी प्रोनाउन पहचानने में। और इसका यूजेज देखो, जहां नाउन का यूज होता है वैसे ही वहां किसका यूज हो सकता है? प्रोनाउन का यूज भी हो सकता है। आगे बढ़े दोस्तों। अब देखो, तीसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है सेंटेंस का वो कौन सा है? अपना वो है अपना वर्ब। कौन सा है? वर्ब। देखो दोस्तों, एक सब्जेक्ट के बिना वाक्य बन सकता है और दोस्तों ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के वाक्य
नहीं बन सकता। तो ये सेंटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अपन इसको कह सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बोलूं ओपन द विंडो, ठीक है, जैसे मैं आप बोलूं द थिफ रेन अवे। अब देखो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट है क्या, ओपन द विंडो। ये कौन सा सेंटेंस है? ऐसे वाक्य जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन बाकी कंप्लीट सेंस दे रहा है कि खिड़की खोल दो। तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट ना होने के बावजूद भी एक सेंटेंस बन रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो भी वाक्य बन सकता है। दूसरा देखो द थीफ रेन अवे, चोर भाग गया। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बिना ऑब्जेक्ट के क्या हो सकता है? बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है। लेकिन दोस्तों ओपन ये क्या है अपनी वर्ब, क्या है? वर्ब। द थीफ रेन ये क्या है अपनी वर्ब। दोस्तों याद रखना बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं एक सेंटेंस का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो क्या है? अपना वर्ब है। क्लियर दोस्तों? अब देखो मैं आपको बताता हूं वर्ब होती क्या है। यह समझ में आ गया ना कि एक सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। अब देखो दोस्तों वर्ब होती क्या है, व्हाट इज वर्ब। देखो वर्ब इज ए वर्ड विच शो एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, और पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आपने पढ़ा ना करना या होना ही क्या होता है? क्रिया होती है। यहाँ पे देखो क्रिया एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है, क्या दिखाता है? एक्शन, कार्य। स्टेट ऑफ बीइंग होने की अवस्था, और पोजीशन स्वामित्व है, और वही क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि एक वर्ब क्या शो करेगा हमें? एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग होने की अवस्था, या फिर पोजीशन स्वामित्व या हक दिखाएगा, वही क्या होगा? अपना वर्ब होगा। क्लियर दोस्तों? अब देखो उदाहरण से क्लियर कर देता हूं आपको। ही इज इल। He is playing cricket। थर्ड है he has a car। अब देखिए दोस्तों ये तीन चीज है, देखो तीन सेंटेंस है। he is ill, इल क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग की वो क्या है? बीमार होने की अवस्था बता रहा है। तो ये क्या है? अपना स्टेट ऑफ बीइंग होने की अवस्था। दूसरा देखो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। एक्शन क्या कर रहा है? खेलने की एक्शन कर रहा है। तो ये क्या हो गई? वर्ब। तीसरा देखो ही हैज ए कार, वह क्या रखता है? कार रखता है। उसका स्वामित्व किसके पास है? उसके पास है। तो ये क्या हो गया? क्या दिखाता है हमें? पोजीशन दिखाता है। तो क्लियर दोस्तों, एक वर्ब हमें क्या दिखाएगी? एक्शन शो करेगी, स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगी, और पोजीशन शो करेगी। कहने का मतलब कार्य होने की अवस्था और हक दिखाएगी, वो क्या होगी? अपनी वर्ब होगी। क्लियर दोस्तों? अब शायद वर्ब में आपको दिक्कत नहीं आने वाली।
अब देखो वर्ब को हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग रूप में पढ़ते हैं वर्ब को थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं जा रहा, लेकिन आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब देखो सबसे पहले इसको फंक्शन के आधार पे वर्ब को दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है एक्शन वर्ब। ओके दोस्तों, एक तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम अपन बोल सकते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। और ये एक्शन वर्ब ये क्या होती है, अपनी मेन वर्ब। क्लियर दोस्तों। अब देखो ये क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू, डज, डिड। बी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। एक होता है हैज, हैव, हैड। ठीक है दोस्तों। एक होता है जैसे मॉडल वर्ब है ना सारी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये मॉडल वर्ब भी इसमें होती हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखो ये तो होगी अपनी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली क्रिया। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है जो एक्शन वर्ब, ये अपन 5 फॉर्म में इसको जान सकते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वीक से मतलब वर्ब है, फोर्थ फॉर्म, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब। अब देखो दोस्तों एक्शन वर्ब को 5 प्रकार से कैसे पहचानते हैं बताता हूँ आपको। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती वो क्या होती है, अपनी बेस फॉर्म होती है। कहने का मतलब इसको आप प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन ये किस अवस्था में होगी दोस्तों, ये प्लूरल अवस्था में होगी, सिंगुलर अवस्था में नहीं होगी, याद रखना दोस्तों। दूसरी सेकंड फॉर्म होती है अपनी पास्ट फॉर्म, मतलब जैसे अपन गो से शुरुआत करें तो ये गो क्या है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म बोल सकते हो। इसको क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म वेंट हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब देखो थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। ये क्या होगी, देखो गो, वेंट, गॉन, ये क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, परफेक्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, कंटीन्यूअस फॉर्म, कोई फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म बोल सकते हो आप इसको। जैसे क्या हो जाएगी इसकी, गो की, गोइंग। अब लास्ट है वो क्या होती है, वो भी एक तरह से बेस फॉर्म ही होती है, लेकिन क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ही होती है। लेकिन अलग क्या होती है इसमें, ये होती है सिंगुलर फॉर्म में। कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब ये वर्ब की 5 फॉर्म जो एक्शन वर्ब होती है उसको हम इस रूप में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य को जोड़ने में सहायक होती है, और ये क्या होती हैं, ये एक्शन वर्ब होती हैं जो क्या होता है कि इनको 5 रूपों में हम पहचान सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी। देख लो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये होती है मॉडल्स भी एक तरह से क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे क्या होती है, मॉडल्स वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये होती है मेन वर्ब, इस रूप में अपन पढ़ सकते हैं। अब देखो एक्शन के आधार पर या ऑब्जेक्ट के आधार पर हम वर्ब को 2 भागों में बांट सकते हैं। जो एक्शन वर्ब है उसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बन सकता है, मेन वर्ब से सेंटेंस बन सकता है, दोनों साथ आके भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट। दूसरा, ही इज इन मार्केट। तीसरा सेंटेंस है ही वेंट टू मार्केट। अब देखो दोस्तों, इसमें हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो दोनों से बना हुआ ना सेंटेंस। इसमें ओनली ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उससे बना है, और इसमें ओनली मेन वर्ब से बना हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ सकती हैं, या अकेले हेल्पिंग वर्ब से बन सकता है, या फिर मेन वर्ब से सेंटेंस बनाया जा सकता है। क्लियर दोस्तों। अब देखो, हम एक्शन के आधार पर वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला अपन है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों। अब देखो, आपको समझने के लिए बताता हूं, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इसको बोलते हैं अपन अकर्मक क्रिया। देखो दोस्तों, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सकर्मक। किसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्ब। अरे देखो, नाम की सकर्मक, कर्म का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कि इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और अकर्मक इसको आवश्यकता ही नहीं है ऑब्जेक्ट की। तो देखो, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर मीनिंगफुल सेंस। ठीक है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, ये वाक्यों को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अवश्य होती है। ठीक है दोस्तों। अकर्मक में क्या होता है? इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट फॉर मीनिंगफुल सेंस। क्लियर दोस्तों। देखो, इसमें देखो सकर्मक कि इसमें तो वाक्य मीनिंगफुल सेंस होने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इसमें इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट फॉर मीनिंगफुल सेंस। इसको इस पर अकर्मक क्रिया के अंदर क्या जरूरत नहीं होती? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, उदाहरण से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब वो क्लियर हो जाएगा कि अकर्मक है सकर्मक है। द ड्राइवर स्टॉप द बस। दूसरा सेंटेंस है द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। अब देखो दोस्तों, दो सेंटेंस है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, कहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो, ड्राइवर स्टॉप द बस, कि ड्राइवर ने किसको रोक दिया? मैं बोलूँ ड्राइवर ने रोक दिया, तो पूरा और मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा ना। किसको रोका? बस को रोका। अब ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो इस वाक्य को पूरा होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी तो कौन सी वर्ब होगी अपनी? ट्रांजिटिव।
क्लियर दोस्तों, जिस वर्ब को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़े उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, अचानक ड्राइवर रुक गया। अब देखो पूरा अर्थ दे रहा है ना, ड्राइवर का रुकना हो गया अचानक। अब पूरा अर्थ तो दे रहा है लेकिन इसको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये क्या हो गया अपनी इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ऊपर वाली कौन सी थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी। तो जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े वो क्या होता है, जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़े वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। सेम है देखो, स्टॉप स्टॉप, लेकिन ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, इंट्रांजिटिव होगा, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर दोस्तों। अब देखो एक उदाहरण और देता हूँ आपको, इससे और क्लियर हो जाए। नीचे देता हूँ चलो। द रैट फॉट विद द कैट। दूसरा सेंटेंस है, द रैट फॉट ब्रेवली। अब देखो दोस्तों, द रैट फॉट विद द कैट, कि चूहा किससे लड़ा, बिल्ली से लड़ा, है ना। तो देखो ये फोर्ट है, इसको रिक्वायरमेंट किससे पड़ी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट देखो, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसकी आवश्यकता पड़ी, तो ये कौन सी वर्ब अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसको किसकी आवश्यकता पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की। अब दूसरा देखो, द रैट फॉट ब्रेवली, जो चूहा था वो बहादुरी से लड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आवश्यकता नहीं है किसकी, ऑब्जेक्ट की, ये वैसे कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो फिर क्या हुआ, ये कौन सी वर्ब हो गई, ये अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, वर्ब का जो दो रूप में और पढ़ते हैं। देखो एक तो होता है फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब को हम दो प्रकार से और पढ़ते हैं, एक तो होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो दोस्तों, इनको बोलते हैं सीमित क्रिया। क्या बोलते हैं, सीमित क्रिया, लिमिटेड वर्ब बोल सकते हो इसको आप। और ये क्या होती है, असीमित क्रिया। ठीक है दोस्तों। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। देखो फाइनाइट वर्ब जो होती है ये क्या होती है, इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, कि ये बदली जा सकती हैं सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार। वही इट इज नो, इसको अलग कर लो, इट इज नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। क्लियर दोस्तों। देखो ये क्या होती हैं, ये वो क्रियाएं होती हैं जो क्या होता है पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार या नाउन प्रोनाउन के अनुसार बदली जा सकती है। इनमें चेंज हो सकता है, टेंस के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन ये क्या होती है, ना तो इसमें टेंस के अनुसार चेंज होता है और ना ही दोस्तों किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये सेम होती है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब मैं आपको उदाहरण से क्लियर कर देता हूं। जैसे
थर्ड सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ही गोज हो गया, यहाँ गो हो गया या वेंट हो गया, तीन हो गए। देखो ही गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। अब देखो ये चेंज हुआ या नहीं हुआ, या गोज आ गया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मेन वर्ब में अपन ने एस जोड़ दिया, यहाँ क्या जुड़ गया, एस जुड़ गया। ये देखो ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्या हुआ, अपन इसके फर्स्ट जो प्लूरल फॉर्म है उसका यूज कर दिया, गो का गो हो गया। ये देखो वी वेंट, टेंस के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसकी सेकंड फॉर्म कर दी। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो वर्ब जो क्या नहीं होती, जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। कहने का मतलब वो क्रियाएं जो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकती है वो अपनी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्लियर दोस्तों, कि वो ऐसी वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, संज्ञा सर्वनाम के अनुसार या फिर काल के अनुसार, टेंस के अनुसार बदल जाए, वो अपनी होती है फाइनाइट वर्ब। दूसरा हम डिस्कस इसके बारे में करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है, इट इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। इसमें कोई मैटर नहीं करता सब्जेक्ट कौन है कौन नहीं है, टेंस कौन सा है, ये कभी बदलाव नहीं होता। जैसे आई लाइक डांसिंग, शी लाइक्स डांसिंग, दे लाइक्ड डांसिंग। अब देखो यहाँ वर्ब तो वर्ब चेंज हो गई, ये लाइक, यहाँ लाइक्स, ये लाइक्ड, ये पास्ट फॉर्म हो गई, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। लेकिन देखो इसमें चेंज आया क्या, नहीं आया ना, तो ये क्या हो गई, अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कर्ता के अनुसार या फिर किसके अनुसार, या फिर टेंस के अनुसार ना बदल पाए, वो अपनी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर दोस्तों, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो कंट्रोल होती है किसके द्वारा, सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा कंट्रोल, नियंत्रित होती हैं, और ये कंट्रोल नहीं होती ना तो टेंस के द्वारा और ना ही किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। तो वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन प्रकार की होती हैं, तो उसको डिस्कस और कर लेते हैं हम। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहले सबसे पहले किसको लेते हैं अपन, जो नॉन फाइनाइट में है, पहले देखो किसको डिस्कस कर रहे हैं अपन, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें हम पहले लेते हैं किसको, जिरेंड को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़ना। जिरेंड क्या होता है, जब हम देखो व्हेन वी मेक ए नाउन from a verb by using ing in it। अब देखो दोस्तों, जब हम नाउन के अंदर नाउन बनाते हैं, क्या करके, एक वर्ब से नाउन को बनाते हैं, क्या ऐड करके, ing ऐड करके, वो क्या होती है, अपनी जिरंड होती है। क्लियर दोस्तों, ऐसा संभव है क्या, है दोस्तों। देखो मैं बताता हूं आपको कि जब हम किसी वर्ब के अंदर ing ऐड करके क्या बनाते हैं, उसको अपन नाउन बनाते हैं, तो वो क्या होती है, अपनी जिरंड होती है।
अब देखो मैं बताता हूँ आपको वॉक क्या है। वॉक टहलना, घूमना, ये क्या है अपनी वर्ब है। लेकिन अब इसे अपन ने क्या ऐड कर दिया, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो दोस्तों ये क्या है, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब क्लियर हुआ ना कि हम किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड करके क्या कर सकते हैं, उसको नाउन बना सकते हैं। अब देखो जिरंड का 3 रूप में यूज होता है। जैसे सबसे पहले यूज होता है इसका एज ए सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, कि जिरंड का पहला यूज क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। जैसे इज ए गुड आर्ट, स्विमिंग इज, ऐसे कर लो, एन आर्ट, कि तैरना क्या है, एक कला है। अब देखो यह स्विमिंग नाउन के रूप में यूज हुआ ना, ये वर्ब किसके लिए आ रही है, स्विमिंग के लिए तो आ रही है। तो ये क्या हो गया अपना नाउन सब्जेक्ट हो गया। तो ये किसके लिए आई वर्ब, तो जिरंड का यूज किस रूप में हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। अब दूसरा देखो एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे आई लाइक स्विमिंग। अब देखो ये ऑब्जेक्ट किसका है, एज एन वर्ब्स ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, कि मुझे तैरना पसंद है, ये किसके रूप में यूज हुआ, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। तीसरा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, कि मैं तैरने का शौकीन हूं। यहां किसके रूप में हुआ, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक नाउन जो जिरंड है वो एज ए सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, एज ए क्या होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, और फिर या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।